हेलो फ्रेंड्स, आज यहाँ पर हम करने वाले हैं क्लास 10th का 2024 के एग्ज़ाम बोर्ड एग्जाम्स के लिए यहाँ पर सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल स्टडीज़ का पेपर। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसमें आपको जो टाइम दिया जाता है वो 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाता है और जो आपका पेपर होता है वो 80 मार्क्स का होता है। वैसे तो पेपर यहाँ पर टोटल 100 मार्क्स का होता है, इसमें से 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है और 20 मार्क्स आपके जो इंटरनल होते हैं वो स्कूल से जो है वो भेजे जाते हैं। तो ये यहाँ पर जो है वो मेथड रहता है। यहाँ पर हम जो है वो पूरा पेपर देखने वाले हैं, जिससे यहाँ पर आपको काफ़ी एग्जाम के लिए हेल्प मिल जाएगी। इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर जो है वो आप रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सेक्शन ए, यहाँ से हमारे क्वेश्चन शुरू होते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन के अंदर पहले क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन है, जिसमें MCQ क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई। यहाँ पर मैं हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग इसके आंसर आपको बताता चलूँगा, आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो उसको नोट कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से यहाँ पर हम जो है वो क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जैसा क्या है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा 1914 यानी कि 1914 में पहले विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। दूसरा क्वेश्चन, बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया, तो इसमें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व यानी कि बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। भाप के इंजन से संबंधित है, तो यानी कि हमें पूछा जा रहा है कि भाप के इंजन का जो आविष्कार है वो किसने किया था, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन अ, जेम्स वाट ने यहाँ पे इसका ये इससे संबंधित है। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, 1780 में प्रकाशित बंगाल गजट पत्रिका थी, तो इसमें यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, साप्ताहिक पत्रिका थी यानी कि सप्ताह में एक बार निकाली जाती थी। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा जा रहा है, भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, 27% जो है वो पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है यहाँ पर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, सरिस्का बाघ रिजर्व स्थित है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, सरिस्का बाघ रिजर्व जो है ये राजस्थान में स्थित है। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, भारत का चीनी के उत्पादन में विश्व में स्थान है, तो कौन सा स्थान है ये बताना है, तो ऑप्शन ब इसमें राइट आंसर हो जाएगा, भारत का चीनी के उत्पादन में जो स्थान है वो दूसरा है। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से जल परिवहन का प्रकार है, तो इसमें से हमारे पास जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन द, समुद्री परिवहन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9, सिंहली किस देश की राजभाषा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, श्रीलंका की यहाँ पर ये राजभाषा है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर है, संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं की संख्या है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, 22 भाषाएं जो है वो संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन व, 943, यानी कि भारत की जनगणना जो 2011 की जनगणना है उसके अनुसार भारत का जो लिंग अनुपात है वो 943 है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे, इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है, तो इसमें यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, कांसीराम। क्वेश्चन नंबर 13, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है, तो इसमें राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन अ यानी कि ए, प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि में ये आता है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर है, ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, साहूकार यहाँ पर जो है वो ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें यहाँ पर हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग मतलब हम आंसर देखेंगे। तो पहला है, मुंबई में पहली कपड़ा मिल डैश में लगी, यानी कि कब लगी ये पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1864 में जो है वो पहली कपड़ा मिल लगी। द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन बॉम्बे इन 1864। सेकेंड है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले जो है वो यहाँ पर गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं, तो यहाँ पर ज्योतिबा फुले इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पर आप इस तरीके से लिख सकते हैं।
फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है सेकंड का थर्ड क्वेश्चन, कच्चा तेल गैर डैश संसाधन है, तो गैर नवीकरणीय संसाधन यहाँ पर हम भरेंगे। चौथा है, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है वैश्वीकरण, तो वैश्वीकरण यानी कि ये इस प्रक्रिया को ऐसे कहा जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, शिरोमणि अकाली दल का संबंध मुख्यतः राज्य से है, तो किस राज्य से है ये हमें बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब राज्य से जो है वो इसका संबंध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, डैश शासन प्रणाली में अंतिम शक्ति जनता में निहित होती है, तो सिक्स में यहाँ पर आंसर हो जाएगा लोकतंत्र शासन प्रणाली में अंतिम शक्ति जनता में निहित होती है। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, जवाहरलाल नेहरू गर्व से डैश को आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बांधों को, यानी कि जो डैम होते हैं उनको जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे, तो ये यहाँ पर जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, अति लघुतरात्मक प्रश्न, यानी कि हमें इसमें एक शब्द में इसका आंसर या एक लाइन में इसका आंसर हमें देना होगा। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन जो है वो बोल के बताऊंगा, जो कि यहाँ पर आप उसको नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बेगार क्या है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा मूल्य चुकाए बिना श्रम कराने की प्रथा को बेगार कहते हैं, ये यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फ्लाई शटल क्या है, तो इसमें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फ्लाई शटल का अर्थ एक हथकरघा मशीन है जो कपड़ा बुनने के लिए उपयोग की जाती है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा जेम्स हरग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है सरकार के विभिन्न अंगों के नाम लिखिए, ये यहाँ मतलब विभिन्न अंगों के हमें यहाँ पर नाम बताने हैं कि सरकार के कौन कौन से अंग होते हैं, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, वर्ण व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, तो इसमें राइट आंसर होगा वर्ण व्यवस्था स्तर आधारित सामाजिक प्रणाली है जो समाज के लोगों को उनकी सामाजिक और आर्थिक क्षमताओं के आधार पर विभिन्न स्तरों में विभाजित करती है, तो ये यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, राजनीतिक दलों को मान्यता व चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा भारत निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता व चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित कीजिए, तो इसमें राइट आंसर होगा किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी कहा जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 8 है वे कंपनियां जिनका कारोबार एक से अधिक देशों में है क्या कहलाती हैं, तो एक से अधिक जो देशों में जिनका कंपनियों का कारोबार होता है उनको बहुराष्ट्रीय कंपनियां यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज कहा जाता है, एमएनसी शॉर्ट में कहा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1972 में ये जो है वो कानून लागू किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, ध्वनि प्रदूषण से मानव पर क्या प्रभाव पड़ते हैं संक्षेप में बताइए, तो इसमें राइट आंसर होगा ध्वनि प्रदूषण चिड़चिड़ापन एवं आक्रामकता के अतिरिक्त उच्च रक्तचाप, तनाव, श्रवण शक्ति का ह्रास, नींद में गड़बड़ी और अन्य हानिकारक प्रभाव पैदा कर सकता है। आगे आ जाता है यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन बी, इसमें यहाँ पर लघुतरात्मक क्वेश्चन पूछे गए हैं और यहाँ पर हमें शब्द सीमा 50 शब्द में हमें आंसर लिखना है। तो जैसे कि चौथा क्वेश्चन यहाँ पर है साइमन कमीशन भारत क्यों आया था, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार ने संवैधानिक सुधारों को शुरू करने के लिए और भारत की संवैधानिक प्रगति पर रिपोर्ट करने के लिए साइमन कमीशन को भारत भेजा था। क्वेश्चन नंबर 5 है मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या योगदान दिया, कोई 2 बिंदु लिखिए, तो इसमें यहाँ पर 2 बिंदु हो जाएंगे, जिसमें पहला होगा अंग्रेजी काल में भारतीय लेखकों ने अनेक ऐसी पुस्तकों की रचना की जो राष्ट्रीय भावना जगाने में महत्वपूर्ण साबित हुई, और दूसरा हो जाएगा समाचार पत्रों के माध्यम से सरकारी कुशासन नीति का पर्दाफाश किया जाने लगा, तो ये यहाँ पर जो है वो इस 5th के दोनों पॉइंट हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6, क्वेश्चन नंबर 6 है सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, कोई 2 तर्क दीजिए, तो इसमें यहाँ पर आप कोई 2 तर्क लिख सकते हैं, जैसे कि पहला होगा सत्ता की साझेदारी से विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है,
और दूसरा लिख सकते हैं सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7। किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाते हैं। तो यहाँ पर कोई दो में से आप पहला जैसे कि बता सकते हैं, संविधान सभी नागरिकों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार प्रसार करने की आज़ादी देता है। और दूसरा हो जाएगा, संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी तरह के भेदभाव को अवैधानिक घोषित करता है। तो ये 7th का आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, राजनीतिक दलों में सुधार के कोई दो बिंदु का उल्लेख करें। तो इसमें यहाँ पर जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा, जैसे पहला पॉइंट लिख सकते हैं, विधायकों और सांसदों को दल बदल करने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया है। और दूसरा हो जाएगा, चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति के ब्यौरे का शपथ पत्र के माध्यम से देना अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये यहाँ पर जो है वो 8 का यहाँ पे आंसर होगा। फिर आगे आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, लोकतंत्र की कोई दो आर्थिक उपलब्धियां बताइए। तो इसमें यहाँ पर आर्थिक उपलब्धियां आप बता सकते हैं, जैसे कि असमानता और गरीबी में कमी, यानी कि जो मतलब भेदभाव होता है उसमें कमी आना और गरीबी में कमी आना। और दूसरा हो जाएगा सामाजिक विविधता का समायोजन। ये कुछ दो पॉइंट हो सकते हैं। इसके अलावा नागरिकों की गरिमा और स्वतंत्रता, ये भी पॉइंट यहाँ पर आप लिख सकते हैं। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, धारणीयता विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसमें यहाँ पर जो है वो लॉन्ग आंसर है थोड़ा सा, इसमें आप ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। धारणीयता का विकास के लिए महत्वपूर्ण है, धारणीयता विकास के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अर्थव्यवस्था एवं पर्यावरण परस्पर निर्भर है। पर्यावरण की उपेक्षा कर आर्थिक विकास भावी पीढ़ी के लिए धारणीय नहीं हो सकता। यदि हमें विकास को धारणीय बनाना है, अर्थात निरंतर जारी रखना है, तो हमें संसाधनों का प्रयोग इस तरह से करना होगा जिससे विकास की प्रक्रिया निरंतर जारी रहे और भावी पीढ़ी के लिए संसाधन बचे रहें। ये हमारे 10th का यहाँ पर आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 11th क्वेश्चन, विदेशी व्यापार के उदारीकरण से आप क्या समझते हैं। तो इसमें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश पर से सरकार द्वारा निर्धारित अवरोधों व प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया विदेशी व्यापार का उदारीकरण कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी। तो इसमें यहाँ पर आप कुछ पॉइंट में इसका लिख सकते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, जैसे कि उत्पादकों तथा विक्रेताओं द्वारा उपभोक्ताओं का शोषण। दूसरा लिख सकते हैं, उपभोक्ताओं को सुरक्षा के लिए सरकारी स्तर पर कानूनी संस्थाओं का अभाव। और लिख सकते हैं उपभोक्ता आंदोलनों का दबाव। ये यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं जिसकी वजह से यहाँ पर उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की ज़रूरत पड़ी थी। फिर है क्वेश्चन नंबर 13, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। तो इसमें आप कुछ पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे कि पर्वतीय ढालों पर वृक्षारोपण द्वारा जल प्रवाह को रोककर या धीमा करके, पर्वतों पर सीढ़ियाँ बनाकर सीढ़ीदार कृषि करके, बड़े खेतों को पट्टियों में विभाजित करके इन पर घास उगाकर। ये कुछ पॉइंट यहाँ पर आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे आगे है क्वेश्चन नंबर 14, नर्मदा बचाओ आंदोलन के कोई दो लक्ष्य बताइए। तो इसमें यहाँ पर हो जाएगा, इस आंदोलन का मुख्य लक्ष्य नर्मदा नदी पर बने या निर्माणाधीन बड़े बांधों को रोकना था। इसका लक्ष्य पर्यावरण संरक्षण को बढ़ाना था। और इसके अलावा आंदोलन किसानों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, आदिवासियों और नदी के किनारे के लोगों को बड़े पैमाने पर बचाने के लिए शुरू किया गया था। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन 15। क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पर पूछा जा रहा है, उत्तरी मैदान में रेल परिवहन का विकास एवं विस्तार अधिक व हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में कम हुआ है, कारण बताइए। तो इसमें यहाँ पर आंसर हो जाएगा, इसमें भी आप कुछ पॉइंट के थ्रू इसको बताया जा सकता है। जैसे कि पहला पॉइंट हम लिख देंगे, उत्तरी मैदान में रेल परिवहन का विकास अधिक होने का कारण यहाँ का समतल भूभाग है। यहाँ आसानी से रेल लाइनें बिछाई जा सकती हैं, जबकि पहाड़ी धरातल उबड़ खाबड़ भूआकृति के होते हैं जो इस क्षेत्र में रेल मार्गों के विकास में बाधक हैं। दूसरा, जैसे कि उत्तरी मैदान में जनसंख्या अधिक है जिससे रेल यातायात की बहुत अधिक आवश्यकता है, जबकि पहाड़ी धरातल में जनसंख्या कम है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है हमारा सेक्शन सी। यहाँ पर आपके जो है वो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है जिसमें यहाँ पर आपको आंसर 100 शब्दों में कम से कम देना होगा, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इसमें यहाँ पर ये भी दिया है कि अथवा में क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे कि 16वां क्वेश्चन है तो उसमें आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको करना होगा।
जैसे कि इसमें पहले आ रहा है चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। तो जैसे कि चावल एक खरीफ फसल है, मतलब ये इसका आंसर होगा कि चावल एक खरीफ फसल है जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान और अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है, यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए और पानी की ज़रूरत भी इसमें ज़्यादा होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में से सिंचाई करके भी उगाया जाता है, यानी कि सिंचाई करके मतलब नहरों के थ्रू जो पानी आता है उसके थ्रू यहाँ पर जो है वो इसको उगाया जा सकता है। चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। नदियों, घाटियों और डेल्टा प्रदेशों में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी चावल के लिए उपयुक्त होती है। नहरों के जाल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल उगाना संभव हो पाया है। चावल जून जुलाई में दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों के शुरू होने पर उगाया जाता है और पतझड़ ऋतु में काटा जाता है। तो ये यहाँ पर जो है वो आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसी में अथवा में जो क्वेश्चन पूछा गया है ये है गहन जीविका कृषि को समझाते हुए इसकी प्रमुख समस्या बताइए। तो यहाँ पर जो है वो इसका आंसर हो जाएगा गहन जीविका कृषि। कृषि की वह पद्धति है जिसमें अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए प्रति इकाई भूमि पर पूंजी और श्रम का अधिक मात्रा में निवेश किया जाता है। इसमें अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। इसमें चावल मुख्य फसल होती है। जनसंख्या घनत्व की अधिकता के कारण खेत छोटे होते हैं। तो और इसके अलावा इसकी जो समस्याएं हैं वो ये हो जाएंगी, जनसंख्या घनत्व की अधिकता के कारण खेतों का आकार छोटा होता है। कृषि कार्य में कृषक का पूरा परिवार लगा रहता है। इसके अलावा इस कृषि में यंत्रों का महत्व अपेक्षाकृत कम होता है और मानव श्रम का बड़े पैमाने पर उपयोग होता है। तो ये यहाँ पर जो है वो इसका आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में भी यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब अथवा में क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि इसमें पहले पूछा है 1929 की महामंदी को समझाते हुए इसके दो कारणों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर जो है इसके दो कारण जो है हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो पहला हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव, यानी कि इसमें यहाँ पर युद्ध के बाद जो आर्थिक संकट उपस्थित हो जाता है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद भी जो है वो इसकी पुनरावृत्ति हुई और युद्ध के बाद विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी का होना भी अनिवार्य ही था। इसके बाद दूसरा कारण हो जाएगा उद्योगों में भारी मशीनों का उपयोग। तो युद्ध के दौरान बहुत बड़ी संख्या में व्यक्तियों की सेना में भर्ती हो गई, जिससे मजदूरों का अभाव हो गया। श्रम की इस कमी को पूरे करने के लिए कृषि तथा उद्योगों में मशीनों का अधिक से अधिक उपयोग किया जाने लगा। लेकिन युद्ध के बाद जब सैनिकों की छटनी हुई तो बेकारी की समस्या उग्र रूप से धारण करने लगी और व्याप्त होने लगी। ये यहाँ पर जो है वो पॉइंट इसमें लिख सकते हैं। अथवा में जो है वो पूछा जा रहा है, इसको भी देख लेते हैं। गिरमिटिया प्रथा का अर्थ स्पष्ट करते हुए अध्याय में दिए गए विवरणों के आधार पर उनके हालातों के बारे में बताइए। तो इसमें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गिरमिटिया प्रथा का अर्थ है एग्रीमेंट के अंतर्गत आने वाले श्रमिक प्रथा से है। गिरमिट शब्द अंग्रेजी के एग्रीमेंट शब्द का अंश बताया जाता है, जिस कागज पर अंगूठे का निशान लगवाकर हर साल हजारों मजदूर दक्षिण अफ्रीका या अन्य देशों को भेजे जाते थे, उसे मजदूर और मालिक गिरमिट कहते थे। इस दस्तावेज के आधार पर मजदूर गिरमिटिया कहलाते थे। गिरमिटियों को केवल जीवित रहने लायक भोजन, वस्त्र आदि दिए जाते थे। इन्हें शिक्षा, मनोरंजन आदि मूलभूत जरूरतों से वंचित रखा जाता था। यह 12 से 18 घंटे तक प्रतिदिन कमर तोड़ मेहनत करते थे। अमानवीय परिस्थितियों में काम करते करते सैकड़ों मजदूर हर साल अकाल मौत मरते थे। तो ये यहाँ पर जो है वो गिरमिटिया मजदूरों के बारे में आंसर यहाँ पे हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ पर जो है वो पूछा जा रहा है संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा संघीय व्यवस्था में दो स्तर पर सरकारें होती हैं। इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, और दूसरी राज्य या प्रांतों के स्तर की सरकारें होती हैं जो शासन के दैनंदिन कामकाज को देखती हैं। सत्ता के इन दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती हैं। इसके अलावा संघीय व्यवस्था में संघात्मक शासन के प्रमुख रूप से 4 विशेषताएं होती हैं। पहला हो जाएगा संविधान की सर्वोच्चता, दूसरा संविधान के द्वारा
केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों में शक्तियों का विभाजन, लिखित और कठोर संविधान, और चौथा हो जाएगा स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय। तो ये यहाँ पर जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अथवा में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसका यहाँ पर आंसर, इसका जो क्वेश्चन है पूछा जा रहा है 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के महत्वपूर्ण अंतरों को बताएं। तो इसमें आंसर होगा, इसमें पॉइंट में आप लिख सकते हैं, जैसे कि पहला पॉइंट हो जाएगा 1992 के पहले स्थानीय सरकार के पास अपने कोई अधिकार या संसाधन नहीं थे, परंतु 1992 के संविधान के बाद की राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की गई कि वे अपने राजस्व और अधिकारों के कुछ अंश स्थानीय सरकारों को देगी। इसके अलावा दूसरा पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे 1992 के पहले स्थानीय सरकारों के लिए नियमित रूप से चुनाव नहीं होते थे, और परंतु 1992 के संविधान के बाद नियमित रूप से चुनाव होने लगे। और तीसरा पॉइंट जैसे कि हो जाएगा 1992 के पहले महिलाओं के लिए, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एवं पिछड़े वर्ग के लिए सीटें आरक्षित नहीं थी, जबकि 1992 के संविधान के बाद महिलाओं के लिए, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एवं पिछड़े वर्ग के लिए सीट आरक्षित की गई। तो ये यहाँ पर जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 19, बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है, बेरोजगारी के दो प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर हमें इसका आंसर बताना है। तो इसमें आंसर हो जाएगा, किसी व्यक्ति द्वारा सक्रियता से रोजगार की तलाश किए जाने के बावजूद जब उसे काम नहीं मिल पाता तो यह अवस्था बेरोजगारी कहलाती है। अब दो प्रकार इसके, जैसे कि एक हो जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी। ये स्थिति ऐसी है जिसमें वास्तव में आवश्यकता से अधिक लोगों को रोजगार दिया जाता है। यह मुख्य रूप से भारत के कृषि और असंगठित क्षेत्रों में पाई जाती है। दूसरी हो जाएगी मौसमी बेरोजगारी। यह एक प्रकार की बेरोजगारी है जो वर्ष के कुछ निश्चित मौसमों के दौरान देखी जाती है। भारत में खेतीहर मजदूर के पास वर्ष भर काफ़ी कम काम होता है। तो ये यहाँ पर जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। फिर आता है अथवा में जो क्वेश्चन दे रखा है, सार्वजनिक क्षेत्रक तथा निजी क्षेत्रक में अंतर कीजिए। तो यहाँ पर इसमें आप अंतर लिख सकते हैं, जैसे कि स्वामित्व, इसमें अंतर हो जाएगा। उद्देश्य का अंतर हो जाएगा। वित्त व्यवस्था, क्षेत्र, जवाबदारी, प्रतीक, ये कुछ अंतर हैं जो कि यहाँ पर देखे जाते हैं। तो यहाँ पर स्क्रीन पे आप ऐसे इसका आंसर देख सकते हैं यहाँ पर, तो आपको जो है वो ये समझ में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे सेक्शन डी। सेक्शन डी में यहाँ पर आपको जो है वो निबंधात्मक क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में जैसे कि आपको वस्तु विनिमय के दोष और मुद्रा के कार्य के ऊपर जो है वो आपको निबंधात्मक रूप से इसका आंसर लिखना है। तो यहाँ पर मैं ये क्वेश्चन जो है वो आपके ऊपर छोड़ता हूँ, तो यहाँ पर आप इसकी कोशिश खुद से ज़रूर कीजिएगा। इससे यहाँ पर जो है वो आपकी प्रैक्टिस जो है वो अच्छे से हो जाएगी। इसके अलावा साख से आप क्या समझते हैं, ये अथवा में पूछा गया है। फिर 21वां क्वेश्चन जो है वो इसमें पूछा जा रहा है, फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात फ्रांस में आए बदलावों का विस्तार से वर्णन कीजिए। अथवा में फिर पूछा जा रहा है, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास शेष यूरोप की तुलना में किस प्रकार भिन्न था। ये यहाँ पर जो क्वेश्चन है पूछा गया है। उसके बाद मानचित्र का क्वेश्चन पूछा गया है। तो दिए गए मानचित्र के हिसाब से यहाँ पर आपको जो है वो सिंगरौली, रानीगंज, सिंगरेनी, नेवली, ये यहाँ पर जो है वो आपको फिल करने हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो आपको आणविक ऊर्जा संयंत्रों को भी जो है वो बताना होगा। मतलब अथवा में उन या तो ऊपर वाला क्वेश्चन या फिर नीचे वाला क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको करना है। तो ये हमारा जो है वो सामाजिक विज्ञान क्लास 10th का पेपर था। उम्मीद है आपको इस जो है वो आंसर जो है वो आपको समझ में आए होंगे और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी।